choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टोनी स्टार्क आयरन मैन। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि टोनी स्टार्क एंडी बैंक को इंचार्ज बनाकर छोड़ गया और खुद एस्केप के अंदर घुस गया ताकि ये पता लगा सके कि वहाँ पे चल क्या रहा है। फिर उसके पीछे पीछे उसकी असली मदर अमांडा भी गई, लेकिन टोनी स्टार्क के एडमिन प्रोग्राम आर्सेनल ने अमांडा को कहीं और ही भेज दिया, जहाँ उसका सामना टोनी स्टार्क के अडॉप्टिव पेरेंट्स के सिमुलेशन हावर्ड और मारिया से हुआ। फिर टोनी को भी कुछ टाइम के बाद एस्केप के उसी हिस्से के अंदर बुला लिया गया। मारिया ने टोनी को फिर से बेखौफ बना दिया, जिसका मतलब था कि रॉडी और वास्प कंट्रोलर से अकेले लड़ते रह गए, जबकि मशीन मैन एस्केप के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। उसे सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो एक इतनी ताकतवर मदरबोर्ड के खिलाफ कर ही क्या सकता है। न्यू जर्सी रॉडी और वास्प कंट्रोलर के साथ लड़ रहे हैं। कंट्रोलर ने कहा, तुम मेरे ऊपर और मिसाइल फेंकना चाहते हो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास करोड़ों की पावर्स हैं और मैं अपनी पावर्स का कुछ ही % हिस्सा यूज कर रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे नहीं रोक पा रहे। तो रॉडी सारे एवेंजर्स को कॉल करके वहाँ पे आने के लिए बोलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये समस्या हर जगह पहुँच चुकी है। कैप्टन अमेरिका कुछ ऐसे एस्केप यूजर्स का सामना कर रहा है जो गली के अंदर GTA 5 खेल रहे हैं। वहीं चैंपियंस को भी कोई फुर्सत नहीं मिल रही, जबकि जोगास्टा वो तो गली में ही इस तरीके से फंस चुकी है कि उसे स्टार्क अनलिमिटेड तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर जोगास्टा मेन सोर्स के पास पहुंचेगी तभी तो ये सब रोक पाएगी। जेनेट पूछती है, आखिर कंट्रोलर अकेले इतने सारे लोगों को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है और यहाँ पे हमारे साथ लड़ भी रहा है। रॉडी ने कहा कि किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा, उसने बस सारे यूजर्स को एस्केप के अंदर खुला छोड़ दिया है और नॉर्मल तरीके से उनकी एनर्जी को यूज कर रहा है। कंट्रोलर एक टाइम पे अपनी इच्छा सिर्फ एक आदमी के ऊपर ही फोकस कर सकता है और ऐसा करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। तभी इन्होंने देखा कि कंट्रोलर का ध्यान कहीं और ही जा चुका है, जैसे वो किसी को कंट्रोल कर रहा है। इधर कंट्रोलर बेथनी के थ्रू एंडी बैंक से कह रहा है, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही बड़ा है, लगता है मुझे तुम्हारे दिमाग की कंचे बिखेरने पड़ेंगे। एंडी ने कहा, रुक जाओ बेथनी या कंट्रोलर या जो कोई भी है, अगर मैंने ये नॉब जरा सा भी घुमाया तो तुम्हारा पूरा कंट्रोल नेटवर्क खत्म हो जाएगा। कंट्रोलर कहता है, तुम अब भी अपना जैमर बना रहे हो, ये सब झूठ है। एंडी ने कहा, तुम देखना चाहोगे झूठ कितना काम करता है। तभी बेथनी गन निकाल लेती है। उसने अमांडा की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, उस डिवाइस को नीचे फेंक दो, वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सिर में गोली मार दूंगी। उधर जेनेट पूरी पावर से कंट्रोलर के ऊपर स्टिंगर ब्लास्ट करती है, जिस वजह से उसके बेथनी के ऊपर से कंट्रोल छूट गया। उसने कहा, मेरे हाथ में ये बंदूक क्यों है? वो ब्लैकआउट, वो इमेज इंड्यूसर, ओ क्रैप, ये मैं ही हूँ जो अब तक ये सब कर रही थी। एंडी, मैंने इस गन को बेहोश करने के ऊपर सेट कर दिया है, इससे पहले कि कंट्रोलर मेरे दिमाग के ऊपर फिर से कंट्रोल कर ले, तुम्हें मुझे बेहोश करना होगा। तो गाइस एंडी बेथनी को बेहोश कर देता है। उधर कंट्रोलर को भी ये रियलाइज हो चुका था। वो जेनेट से कहता है, तुम मेरी अटेंशन चाहती थी तो ये लो, मेरी सारी अटेंशन ले लो। वो जेनेट के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किसी और चीज ने उसके ऊपर हमला किया। रॉडी ने कहा कि वो मैं नहीं था। फिर कंट्रोलर को एक जोरदार गुस्सा पड़ा। बेंट्रॉनिक्स के सैनिक वहां पे आ चुके थे और उनका हेड था गॉन्टलेट। रॉडी उसे कहता है, पिछली बार मैं बेंट्रॉनिक्स के साइड पे घुसपैठ कर रहा था, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अच्छी बात है कि इस टाइम पे हम एक ही टीम के अंदर हैं। गॉन्टलेट ने कहा, ज्यादा खुश मत हो रॉड्स, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मेरी बॉस को इससे बहुत कुछ फायदा होने वाला है। उधर सनसेट बेन जो ये सब देख रही थी, उसने कहा, अब चलो काम को जल्दी खत्म करो, याद रखना इन सब का दोष हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, ये टोनी स्टार्क की बनाई हुई मुसीबत है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे साफ कर सकते हैं। और जहाँ तक टोनी की बात है, ये टोनी कहाँ मर गया? गाइस इस टाइम पे बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं। जोकास्टा सोचती है कि टोनी कहाँ है, एंडी बैंक सोच रहा है और जेनेट भी यही सोच रही है कि आखिर टोनी इस टाइम पे कहाँ पे है। उधर टोनी जो एस्केप के अंदर फंसकर दारू पी रहा है, उसे अमांडा ने एक जोर का चाटा मारा। टोनी, ये तुम क्या कर रहे हो? हावर्ड ने कहा, बेटा तुम इस कैरेक्टरलेस औरत को तुम्हें इस तरीके से थप्पड़ क्यों मारने दे रहे हो? टोनी अमांडा से कहता है कि तुम मेरे घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। अमांडा ने कहा, ये सब पागलपन है, तुम इस तरीके से शराब नहीं पी सकते,
एस्केप के अंदर भी नहीं। तुम्हें शराब की लत लगी हुई है। टोनी कहता है, अपनी जुबान पे लगाम दो। यहाँ पे तुम मेरी बॉस नहीं हो। आखिर तुम हो कौन? मेरी मॉम हो क्या? मॉम? कौन है ये पागल औरत? क्या आप इसे जानती हैं? मायरा ने कहा, ओ हाँ बेटा, मैं इसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये एक विदेशी रशियन जासूस है जिसे यहाँ पे स्टार्क इंडस्ट्रीज का डाटा चुराने के लिए भेजा गया है। अगर वो यहाँ से भाग निकली तो तुम्हारी फैमिली और फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तभी मारिया ने अमांडा के कपड़े बदल दिए और टोनी ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अमांडा बच निकली। वो सीधा घर से बाहर निकलती है और कह रही है, मारिया ने मुझे एक पुराने सुपर विलन के कपड़े पहना दिए हैं। वो टोनी को मैनिपुलेट कर रही है। उसके हाथों मुझे मरवाना चाहती है। यहाँ पे हर चीज उसके कंट्रोल में है। आखिर मैं उससे बचकर जाऊंगी कहाँ? तभी किसी ने भागते हुए अमांडा को अपनी तरफ खींच लिया। बाहर आने पर टोनी पूरे एरिया को स्कैन करता है, लेकिन उसे अमांडा कहीं महसूस नहीं हो रही। यहाँ तक कि मारिया भी उसे नहीं ढूंढ पा रही। और गाइस, ये मशीन मैन था। उसने कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ रहो। अमांडा पूछती है, तुम कौन हो? तुम इस प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं हो? एरॉन स्टैक अपना नाम बताता है। उसने कहा कि मैं एक स्पेशल डिवाइस यूज कर रहा हूँ जो मुझे मदरबोर्ड से छुपाए रखती है। अगर तुम मेरे पास रहती हो तो मैं हम दोनों को छुपा कर रख सकता हूँ, लेकिन वो लोग अब भी हमारी बातें सुन सकते हैं, इसलिए आराम से बात करो। अमांडा पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? एरॉन कहता है, जोकास्टा ने मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए भेजा है। लेकिन अमांडा कहती है कि हम यहाँ पे टोनी को छोड़कर नहीं जा सकते। ये असली टोनी स्टार्क है और मदरबोर्ड ने उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। वो मदरबोर्ड की हर एक बात के ऊपर यकीन कर रहा है। पास ही टोनी स्टार्क ने रोलर स्केट से पूरा बगीचा छान मारा, लेकिन उसे अमांडा कहीं नहीं मिली। एरॉन कहता है, आखिर ये रोलर स्केट्स का यूज क्यों कर रहा है? वो कौन से जमाने में जी रहा है? लेकिन अमांडा ने उसे चुप रहने के लिए बोला। तो टोनी अपने पेरेंट्स से कहता है, लगता है कि वो भाग गई, लेकिन चिंता मत करो, अगली बार अगर वो मेरे सामने आती है तो मैं उसे भागने नहीं दूंगा। मायरा ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यहाँ पे सभी कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम पजल सोल्व कर सकते हो, दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हो, बुरे लोगों को हरा सकते हो और नेशंस को झुका सकते हो। खुशी और प्यार सब तुम्हारा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ तुम अपनी बेस्ट जिंदगी जियो। गाइस, टोनी स्टार्क कुछ लेडीज के साथ एक कॉन्सर्ट के मजे लेने के लिए आया हुआ है, जबकि एरॉन और अमांडा छुप कर उसे देख रहे हैं। अमांडा कह रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी मदरबोर्ड ने उसे दारू की लत लगा दी। एरॉन कहता है, इस तरीके से एक इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है, फिर चाहे वो एक सुपर जीनियस ही क्यों ना हो। अमांडा पूछती है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि कंट्रोलर ये सब चीजें कैसे कर पा रहा है। मशीन मैन ने कहा कि वो डायरेक्टली ये सब चीजें नहीं कर रहा। जब उसने एस्केप नेटवर्क हैक किया था, उसने मदरबोर्ड के ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर दिया। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो सब उसी डैमेज की वजह से अपने आप होता जा रहा है। और ये सब करके मारिया अपने तरीके से टोनी स्टार्क को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अमांडा पूछती है, तो मदरबोर्ड ये सोचती है कि वो टोनी से प्यार करती है, आखिर मैं उसका सामना कैसे करूंगी? एरॉन कहता है, तुम्हें भी टोनी को दिखाना होगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। अमांडा कहती है, उसके लिए तुम्हें टोनी को बिजी रखना होगा। तो गाइस, मशीन मैन अपना रूप चेंज करता है और फिर वो यहाँ के लोगों को डराने लगा। टोनी स्टार्क कहता है, बस मुझे अपने सूट पहनने के लिए कुछ मिनट दो, फिर मैं दिखाता हूँ इसको। एरॉन ने कहा, तो मैं तुम्हारे कपड़े पहनने का वेट करूं? यह कितना बकवास है। उधर अमांडा कॉन्सर्ट वालों का माइक छीन लेती है। टोनी स्टार्क, मैं जानती हूँ कि तुम असल में कौन हो और तुम्हारे दिल के अंदर कहीं मुझे पता है कि तुम मुझे कितनी अहमियत देते हो। टोनी कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन सा गेम खेल रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे में नहीं आने वाला। अमांडा ने कहा, मेरा नाम है अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग और इस गाने का नाम है स्लीप वॉकर। तो गाइस, वो गाना गाने लगी। इस गाने को सुनकर टोनी स्टार्क को कुछ याद आने लगता है। अमांडा ने कहा, तुम इसे फील कर सकते हो, तुम मेरी आवाज को पहचानते हो, तुमने मुझे पूरे वर्ल्ड में ढूंढा, तुमने कभी हार नहीं मानी क्योंकि तुम सच्चाई जानते थे। मैं हमेशा तुम्हारी मॉम रहूंगी। तभी टोनी स्टार्क को याद आया कि ये अमांडा है, लेकिन तब तक मारिया भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने कहा, तुम एक चुड़ैल हो अमांडा। हाँ, टोनी स्टार्क ने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन किसे फर्क पड़ता है? तुमने पूरी जिंदगी उसकी देखभाल नहीं की। तुम उसके बारे में सिर्फ इतना जानती हो जितना तुमने टीवी में देखा है। तुमने उसकी परवरिश नहीं की, तुम उसकी देखभाल करने के लिए कभी मौजूद नहीं थी। मैं चाहूँ तो एक ही सेकंड के अंदर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मार काट से भी ज्यादा ताकतवर चीज है, सच्चाई। जब टोनी मरने के बाद अपनी पूरी बॉडी का एक एक सेल बनाकर फिर से जिंदा हुआ, उसका सबसे पहला प्रोजेक्ट था
एस्केप को बनाना, एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पे उसकी मदर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे काम करेगा ताकि वो एस्केप को चला सके और इसे सुरक्षित रख सके। लेकिन क्यों? मैं टोनी को देख रही थी कि वो अब असल में क्या बन चुका है। यहाँ एस्केप के अंदर दूसरे प्रोग्राम्स के साथ मिलकर टोनी पहले से ज़्यादा जिंदा महसूस करता है। उसके पास कोई फिजिकल बैरियर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या तुम ये सब जानना चाहती हो? तो ये रहा जवाब। मेरे पास टोनी स्टार्क के आर्मर का पूरा कंट्रोल है और मैं स्कैन करके इसका जेनेटिक डाटा देख सकती हूँ। देखो इसकी तरफ, यहाँ पे ऐसी कोई भी बायोलॉजिकल चीज नहीं है जो टोनी स्टार्क से जुड़ी हुई हो। वो आदमी जा चुका है। टोनी, एस्केप के बाहर के वर्ल्ड में तुम सिर्फ एक सिमुलेशन हो। सिर्फ यहीं पे तुम असली हो। मैं तुम्हारी मदर हूँ। ये परफेक्ट वर्ल्ड तुम्हारा है। यहीं पे रहो और वो जिंदगी जियो जो तुम हमेशा डिजर्व करते थे। यहाँ रहकर तुम आज़ाद हो सकते हो। तो गाइस, टोनी स्टार्क भी धीरे धीरे मदरबोर्ड की बातों में आ रहा है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 2500 व्यूज़ या फिर 625 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।